सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। गुज़िश्ता चंद माह से मुल्क की माशी तरक्की के आसार नुमाया होते नजर आ रहे हैं। अगर आदाद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान ने रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद एक बार फिर रख दी है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं और दुनिया की बड़ी माशी ताकतें पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा रही है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी ज़र मुबादला के ज़खायर का अहम तरीन जरिया है। जब गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान में नए मनसूबे कायम करती हैं या सरमायाकारी करती हैं तो उससे न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलती है बल्कि गैर मुल्की करेंसी भी हासिल होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल की पहली तिमाही के दौरान सबसे ज्यादा 52% गैर मुल्की सरमायाकारी चीन से मौसूल हुई है। जुलाई ता सितंबर के दौरान मुल्क में 77 करोड़ 10 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान इसका हजम 52 करोड़ डॉलर रहा था। यह 48.2% का इजाफा है। चीन से आने वाली रकम 16 करोड़ 40 लाख डॉलर से बढ़कर 40 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ सितंबर में चीन से 24 करोड़ 48 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग से 9 करोड़ 80 लाख डॉलर, जबकि बरतानिया से 7 करोड़ 20 लाख डॉलर और अमेरिका से 2 करोड़ 80 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तानी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों तक रसाई पर पड़ेगा। पाकिस्तान का स्टेटस तब्दील होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आलमी मार्केट में अहम खिलाड़ी है, लेकिन इन तमाम मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर अभी भी खित्ते के तमाम ममालिक से कम है, जिसका असर तिजारत, सरमायाकारी और बैरूनी अदायगियों पर मनफी अंदाज में मुरतब हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मुतालिक एक रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि FDI पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ने लॉन्ग टर्म माशी फ़वाइद को महदूद कर दिया है, जिसकी बुनियादी वजह रिटर्न ऑफ प्रॉफिट की वजह से कैपिटल आउटफ्लो का होना है। कैपिटल आउटफ्लो की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी महदूद हो रही है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को मशवरा दिया गया है कि सरमायाकारी की क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि पायदार तरक्की हासिल की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस सेक्टर में सरमायाकारी हासिल करनी होगी जिसमें पाकिस्तान का पोटेंशियल है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत, वियतनाम और बांग्लादेश ने इस FDI पर ज़्यादा फोकस किया, जिसकी मदद से मुल्क की एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा हुआ। वियतनाम और बांग्लादेश ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, जिसका नतीजा सबके सामने है। आखिर इस सवाल का जवाब क्यों नहीं ढूंढा जाता कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे मुल्कों ने टेक्सटाइल में रिकॉर्ड ज़र मुबादला कैसे कमा लिया और पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सका है। इस सेगमेंट में इसी सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। मियाँ जाहिद हुसैन साहब मुल्क के मारूफ सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हमने देखा है कि बांग्लादेश, वियतनाम, भारत किस तरह से अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। हम बहुत सारी FDI तो लाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा क्यों नहीं हो पा रहा जाहिद साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि अभी आपने जो आदाद शुमार बताए FDI के, वो कुछ हैं जी कि 10 करोड़ डॉलर आ गए, 14 करोड़ डॉलर आ गए। असल में बात यह है कि हमें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दरकार है। उसमें सऊदी अरब ने नो डाउट हमारे साथ पहले 2 अरब डॉलर की एक कमिटमेंट की थी या एक अंडरस्टैंडिंग की थी। फिर वो अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी हम 5 अरब डॉलर तक इसको बढ़ा के करेंगे। तो सऊदी अरब जो है वो उसमें सीरियस है और फिर हमारे आर्मी चीफ भी उनसे मिल चुके हैं, उनके वलीयत से, और किसी भी लम्हे वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इसी तरीके से फिर हमें दुबई से यानी UAE से भी इन्वेस्टमेंट की तवक्को है और वो भी एक सीरियस मरहले में दाखिल हो रही है। और CPEC फ़ेज़ 2 जो है वो भी अब शुरू हुआ चाहता है और उसमें भी हमें अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तवक्को है। तो ये सारी तवक्कुआत जो हैं ये गुज़श्ता 2 साल से हैं और गुज़श्ता 2 साल से ये आहिस्ता आहिस्ता अब एक सीरियस मरहले में दाखिल हो गई हैं और होपफुली अगले 1-2 महीने में इसमें हमें टेंजिबल रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे जो ऑन ग्राउंड हमें इंशाल्लाह नज़र आएंगे। और यही वजह है कि अभी चीनी बाशिंदों पर जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया, तो कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए और वो इसमें रुकावटें पैदा कर रही हैं। जो बलूचिस्तान में हालिया बदअमनी की लहर जो है, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जाना
तो ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर नहीं देखना चाहते। तो जाहिर साहब, अब जहाँ तक आपने जी जी मुकम्मल कर लीजिएगा। प्लीज, जी मुकम्मल कर हाँ, लीजिएगा। जहाँ तक आपने ये बांग्लादेश वगैरह का बात की कि वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे वो तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक जो बड़ी एक रुकावट है, इम्पेडिमेंट है हमारी तरक्की में या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने में। देखें, कुछ थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट तो हमारी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट हमारी इस साल तकरीबन कोई 33 अरब डॉलर हो जाएगी, जबकि पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट कोई 30 अरब डॉलर थी। तो तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मतवक्को है कि इस साल हमारी बढ़ेगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो फॉरेन रेमिटेंस है जो वर्कर्स की तरफ से आती है, तो वो भी पिछले साल हमारी 30 अरब डॉलर थी। इस साल हमें तवक्को है कि कोई 5-6 अरब डॉलर का उसमें इजाफा हो जाएगा, 35 अरब डॉलर पे वो चली जाएगी। तो आप यूं अंदाजा लगा लेंगे, अगर हमारी 5 अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंस बढ़ जाए, 3 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो 8 अरब डॉलर तो हमारी किटी में आएंगे। और फिर ये कि कुछ इंपोर्ट अगर सब्सिट्यूट हो जाए, कुछ यहाँ पे काम हो रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर बेहतर हो जाए हमारी, तो इंपोर्ट सब्सिट्यूट भी हो सकती है। पेट्रोलियम प्राइसेस भी गिर रही हैं, उससे भी हमें बहरहाल एडवांटेज मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम इकॉनमी को अगर हम देखते हैं कि इसकी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो वो कदरे स्लो बेहतर हो रही है, मगर बेहतर हो रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो IMF के पैकेज का है, क्योंकि IMF के पैकेज का मतलब यह है कि आप इंटरनेशनली एक साउंड कंट्री के तौर पे देखे जाते हैं कि जहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी ख़राब नहीं होगी और वो नुकसान नहीं होगा उसको। और यही वजह है कि मूडीज़ वगैरह ने भी हमारी रेटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करनी शुरू कर दी है। तो बेबी स्टेप्स में हो रहा है, लेकिन बेहतर हो रहा है। इसी तरीके से अभी हमारा जो मार्कअप है वो भी 3 दफ़ा कम किया गया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ओवरऑल 5% कम हुआ, जबकि अब तक हमारे तखमीने के मुताबिक ये 10% कम हो जाना चाहिए था। यानी इस दफ़ा जो उन्होंने कम किया है वो 5% अगर कम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता अभी इस वक्त। और इसी तरीके से हमारी जो बिजली की प्राइसेस हैं, मैं उसमें असल में आपको बताना कोशिश कर रहा हूँ, हमारी एक्सपोर्ट 10-20 अरब डॉलर क्यों नहीं बढ़ती। तो अब अगर हमारी एनर्जी की कॉस्ट जो है वो ठीक हो जाए और हमारी मार्कअप की कॉस्ट ठीक हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें अगर ठीक हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारी एक्सपोर्ट में आपसे कह रहा हूँ कि इस साल 33 अरब डॉलर की हो जाएगी, तो ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएं तो हम 40 अरब डॉलर पे तो इसी साल टच कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ये चीज़ें अगर हम ठीक कर लें तो हमारा GDP भी बेहतर हो जाएगा। हमारा टैक्स की रिकवरी जो है, 190 अरब रुपए की शॉर्टेज हुई है 3 महीनों में, जो हमने टारगेट मिस किया है। और IMF और हमारा इस वक्त FBR मिनिस्ट्री फाइनेंस सब जोड़ के इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं कि इस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा करें, और ये शॉर्टफॉल अगर इसी तरह रहा तो आगे आने वाले महीनों में और कम होता जाएगा। तो उसके लिए केक साइज बढ़ाने की ज़रूरत है। अब चेयरमैन FBR से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें एनफोर्समेंट को बेहतर करेंगे। तो एनफोर्समेंट बेहतर करने का मतलब यह है कि लोगों के ऊपर क्रैकडाउन होगा। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती होगी, जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे उनके ऊपर कुछ इक़दामात का ऐलान किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इक़दामात ऐलानात से बढ़ के उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, कि ताकि जो लोग टैक्स पे ही नहीं कर रहे सिरे से उनको सिस्टम के अंदर लाया जाए। और सिस्टम में लाने के लिए देखें, एनफोर्समेंट, हरासमेंट और इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इकॉनमी को डिजिटलाइज किया जाए। जब मैं और आप आपस में कोई लेन देन करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, और वो खरीदो फरोख्त जो है वो ऑटोमेटिक अगर डिजिटलाइज होगी, तो फिर इसका मतलब है कि उसमें हमें किसी के ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में आती जाएगी। जब ऑटोमेटिक सिस्टम में आएगी तो फिर लोगों को उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उसको डिजिटलाइज कर दें, पूरी 100% इकॉनमी को डिजिटलाइज करें, ताकि ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलना शुरू हो जाए। और जो टैक्स मिलना चाहिए, अभी तो उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 12,970 अरब, यानी 13,000 अरब समझ लें, लेकिन हमारी जो इकॉनमी का साइज है उस एतबार से हमें जो टैक्स मिलना चाहिए वो 18,000 अरब रुपए मिलना चाहिए। अच्छा, जब हम टैक्स कम देते हैं या कम रिकवर करते हैं, तो फिर वो जो 4-5 हज़ार अरब रुपए इकॉनमी के साइज से कम ले रहे होते हैं हम टैक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है वो यूँ समझ लें कि फैसलाबाद के साइज का एक शहर हर साल हम जन्म देते हैं। तो इतने लोगों के लिए जब आपने बिजली देनी है, स्कूल देने हैं, हॉस्पिटल देने हैं, सड़कें देनी है, तो जब ये सीवरेज देना है, तो ये जब चीज़ें आपने देनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए ना।
और वो पैसे जो हैं वो फिर आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो यही वजह है कि हर साल हुकूमत का कर्ज जो है वो 4-5 हज़ार अरब रुपए बढ़ जाता है। तो सही। इसलिए हमें सीरियस एफर्ट करनी चाहिए कि टैक्स की रिकवरी जो है वो हमारी मईशत के साइज के एतबार से ठीक हो, है। और वो हो, और लेकिन सख्ती के बगैर हो। हम्म। तो ये फिर हमारा मुल्क जो है वो फिर तरक्की करेगा। तो जाहिर साहब, ज़ाहिर है उसमें जो अभी आपने जिस तरह कहा कि अगर मार्कअप रेट को और ये कम किया जाए, जो कि शायद फिस्कल ईयर ख़त्म होने तक इसमें मज़ीद 1-2 रिव्यूज़ जब आएंगे तो उसमें मज़ीद कमी हो जाएगी और वो 5% शायद और कम हो जाए, तो वो टारगेट तो अचीव हो जाएगा, उससे तो एक बेहतरी अपनी जगह आ जाएगी। लेकिन SIFC का एक बेस बनाने के बाद अब बहुत बड़ी मकदार में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की जो तवक्को है, उससे हमारी एक्चुअल एक्सपोर्ट्स को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें कितना ग्रो कर सकती है। चूँकि ये जो 3-4 अरब का भी फ़र्क पड़ रहा है, 3-4 अरब डॉलर्स का, ये चूँकि IT एक्सपोर्ट हमारी थोड़ी सी ग्रो कर रही है, 3 से 4 अरब डॉलर की तरफ हो जा रही है। पिछले चंद माह में हमने ज़रा चावल को अच्छा, चूँकि इंडियन चावल मार्केट में नहीं था, तो वहाँ से 1-1.5 अरब डॉलर कवर करके उसको ज़रा बढ़ाया है, जो कि अब वो वापस आएगा तो वो दोबारा से अपने पुराने फिगर पे वापस आ सकता है। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका मैक्सिमम यूज़ करके हमारी इंडस्ट्री और ख़ासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर क्यों नहीं अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा पा रहे? देखिए, उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने मार्कअप की तो बात कर ली, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो है वो तकरीबन को 14-15 सेंट के करीब है, और अगर ये 9 सेंट पे होगी तो मैं समझता हूँ फिर हम कंपटीशन में आ सकते हैं। और अगर हम कंपटीशन में आएंगे, क्योंकि टेक्सटाइल का शोबा ऐसा है कि पूरी दुनिया में इसमें बड़ा हॉट कंपटीशन होता है। और इसमें आपने जैसे भी खुद बताया थोड़ी देर पहले कि वियतनाम है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, चाइना है, तो ये इसके बड़े प्लेयर्स हैं। अगर इनके यानी हाथी के मुंह से हमने निवाला छीनना है या हाथी के मुंह से गन्ना छीनना है हमने, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव होने के लिए हमारा जो सबसे बड़ी रुकावट है, एक तो मार्कअप का रेट है और एक बिजली की कीमतें हैं। अब बिजली की कीमतों का जहाँ तक ताल्लुक है, 9 सेंट तो उसको होना चाहिए, और उसमें हमें आर्मी चीफ कराची आए थे तो उन्होंने भी यकीनदहानी कराई थी कि बिजली की कीमतें हम कम करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये 9 सेंट पे हम करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें एक विंटर पैकेज तो आया है, लेकिन वो पैकेज भी अजीब फुसफुसा सा है, उसमें कोई खास कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बिजली की प्राइसेस को कम करें, और कम करने के लिए हमारे पास बिजली की चोरी है, लाइन लॉसेस हैं, बिल नॉन पेमेंट है, इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। IPPs के मामला हैंडल करना चाहिए। IPPs जो है वो बगैर एक यूनिट बिजली बनाए जो है वो 50-50 करोड़ रुपए ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, उन्हें प्लग करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हम प्लग करेंगे तो इसका मतलब ये होगा फिर हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी बना भाई पाएंगे। साहब, जो विंटर पैकेज की आप बात कर रहे हैं, वो अगर अगले 3 माह में जो आपकी इंडस्ट्री अगर ज़्यादा यूटिलाइज़ करती है बिजली को, तो एक बड़ा रिलीफ तो उसमें मिलने जा रहा है। आप लोग अपने ऑर्डर्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं, उससे भी आप जो एक्सपोर्ट है उसमें खातिर ख्वाह इजाफा तो हो सकता है। उस पर अमल कैसे होगा? अब क्या वक्त की कमी है, या मुतल्लिका स्टेक होल्डर से गवर्नमेंट ने पहले कोई डायलॉग नहीं किया, आप लोग को एतमाद में नहीं लिया? नहीं, एतमाद में जहाँ तक ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट के साथ तो हमारे डायलॉग्स चलते ही रहते हैं और बातचीत होती रहती है। कभी रिजल्ट निकलता है, कभी रिजल्ट नहीं निकलता, कभी थोड़ा निकलता है, कभी ज़्यादा निकलता है। लेकिन असल इशू ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर अभी इन्होंने बिजली की कीमतें कम कर दी विंटर पैकेज में, वो 3 महीने के लिए कम किया, तो ऐसा नहीं होता कि वो मुझे बिजली की कीमत कम किया तो मैं अपने ग्राहक से कहूँगा भाई ले लो माल ले लो। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं, तो उसके तहत ये चीज़ें चलती हैं। अब लेकिन उसमें इन्होंने जो किया भी है वो कम अगर किया है तो इंक्रीमेंटल यूजेज के ऊपर इन्होंने कम किया है। तो वो एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब उसमें डाल दिए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि वो बिजली की कीमत कम हुई भी है या नहीं हुई है, या कितनी कम होगी या नहीं होगी, या क्या होगा। तो इस तरह के बखेड़े जो हैं जब ये डाल देते हैं तो उसमें तो सोचने समझने में ही बड़ा टाइम निकल जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन चीज़ों को बड़ा सिंपल रखा जाए और बड़ा आसान रखा जाए। उसमें हम फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हमसे काम लें, हमसे फ़ायदा लें। हम तो इन्हीं के काम के लिए बैठे हुए हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी और ये गवर्नमेंट मिल के काम करें, और एक हमारी पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि हम मुल्क की तरक्की के लिए दोनों इदारे मिल के काम करें। तो उसमें अगर हमसे ये मदद लेंगे तो हम बिल्कुल इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लोगों को हम टैक्स के मामले में देखें, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि टैक्स 4,000 अरब रुपए इनको मज़ीद कलेक्ट होना चाहिए, तो मैं तो इनको सपोर्ट ही कर रहा हूँ।
और इसी तरीके से जब बिजली की प्राइसेस या और इस तरह के जो मामला आते हैं, अब आईपीपी जो इतने पैसे लूट रहे थे तो उसमें भी हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट ही किया ना, कि हमने तो गवर्नमेंट को कहा कि इतने पैसे जो है लोगों के चोरी हो रहे हैं या खाए पिए जा रहे हैं या बिजली बनाए बगैर पैसे लिए जा रहे हैं, तो इसको देखें तो हम गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी फ्लरिश करे, बिजनेस फ्लरिश करें, ताकि रोजगार लोगों को मिले, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले और ओवरऑल हमारी इकॉनमी बढ़े और एक्सपोर्ट भी बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सनतकार, हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पीआईए की जो एक ही बोली सामने आई थी ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से, उसको गुज़िश्ता रोज़ रिजेक्ट कर दिया गया। 31 अक्टूबर को 5 बिडर्स बैक ऑफ हो गए और सिर्फ एक बोली सामने आई। और उस बोली के सामने आने के बाद नवंबर के शुरू में हमने देखा कि न सिर्फ सूबों की तरफ से बल्कि बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी सामने आए और एक फ़ॉरेन ग्रुप भी उसके बाद सामने आया जिसने एक ख़त लिखा और उस ख़त के ज़रिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया कि वो भी पीआईए को ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस पूरे अमल को दोबारा से दोहराने का फैसला कर लिया और 30 नवंबर तक अब दरखास्तें दोबारा तलब कर ली गई हैं। यानी वो पूरा अमल जो कि अक्टूबर में इख्तिताम पजीर हो जाना चाहिए था, वो नवंबर में अब दोबारा से शुरू होगा। तो अब दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है, ख़ासतौर पर वो फॉरेन इन्वेस्टर जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में लाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके सामने ये मिसाल मौजूद है कि किस तरह से इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को मिस हैंडल किया गया। वक्त पर यह ख़त्म नहीं हुआ, पहले ही कई बार तारीखें दी जा चुकी थी और अब पीआईए के सिलसिले में एक तजवीज़ ये भी आई है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसको अगर किसी और मुल्क के सुपुर्द किया जाता है तो शायद वो एक बेहतर पीआईए को चलाने के लिए सिलसिला हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नुमान साहब, प्राइवेटाइजेशन की बात आईएमएफ भी करता है, एसओईज़ को जितना जल्द अज जल्द आप जो हमारी इकॉनमी पर एक बोझ है उससे अगर अलग कर देंगे तो हमारी इकॉनमी भी मज़ीद ग्रो कर सकेगी। लेकिन ये प्रेसिडेंट जो सेट करती जा रही है हमारी गवर्नमेंट, खासतौर पर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में, ये किस नौइयत का है और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मोराल किस हद तक डाउन होगा इस सूरत हाल में? पिछले बार देखा है पर क्लैरिटी नहीं थी हमारे पास कि वो होगा या नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट 22% के आसपास थे, इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आ रहे थे वो 15-20% की रेंज में थे। अगर आप आज की तारीख में देखें, इंटरेस्ट रेट सब्सटैंशियली कम हुआ है और उस वक्त बैंक की सूरत हाल ये है कि वो काइबोर माइनस पर लैंडिंग कर रहे हैं। आपका IMF का जो अग्रीमेंट है वो अप्रूव हो चुका है, डॉलर की स्टेबलाइजेशन है। तो देखें, प्राइवेटाइजेशन को आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि प्राइवेटाइजेशन जो है एक स्टैंड अलोन किस्म का इनिशिएटिव नहीं होता, उसके लिए राइट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर ज़रूरी है, जो कि पिछले 6 महीनों में अवेलेबल हमारे पास नहीं था। उम्मीद की जा सकती है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर ये सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, हमारे पैसे भी टाइम पर आ रहे हैं, IMF का जो क्वार्टरली या नेक्स्ट पीरियोडिक रिव्यू होगा उसके अंदर भी अगर पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें मिलती हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा जो बिडिंग प्रोसेस होगा उसके अंदर हमें शायद थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स मिल जाए। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो ड्राइविंग फैक्टर होगा वो ये होगा कि हम लोकल इन्वेस्टर्स को कैसे ऑन बोर्ड करते हैं। कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर आता है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो जाहिर है वो इस बात को देखना चाहेगा कि लोकल इन्वेस्टर्स का क्या उनके साथ कोई कंसोशियम बन सकता है या नहीं बन सकता। पिछले दिनों आप जानते हैं कि हमारे IPPs वगैरह का जो मामला हुए थे वो काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है कि उसको लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट्स थे, इनको रीनिगोशिएट किया गया, बहुत सारे ग्रुप्स विलिंग थे, बहुत सारे अनविलिंग थे। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोकल ग्रुप्स का ये ख्याल था कि अगर फॉर एग्जांपल हम PIA या किसी भी SOE की प्राइवेटाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को जो है वो निभाएगी या नहीं निभाएगी। देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है जो प्राइवेट PIA या किसी भी बिजनेस की प्राइवेटाइजेशन के अंदर, वो ये है कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म एश्योरेंसेस देनी होंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर जो एक्स्ट्रा स्टाफ को फारिग किया जाता है तो गवर्नमेंट किसी भी किस्म की उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं तो गवर्नमेंट उसको अगर अंडर राइट कर रही है तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा कि बाद में उसको किसी भी किस्म का इम्पैक्ट जो है इनकमिंग इन्वेस्टर को बेयर करना पड़े। तो उसमें जो गवर्नमेंट की गारंटीज़ हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसकी जो सस्टेनेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपका टैक्सेशन सिस्टम जो है 45 से 50% पे अगर आप टैक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। इंटरेस्ट रेट पर अगर उसने इंटरनेशनल इन्वेस्टर या लोकल जो भी आता है उसको बोरो करना पड़ जाए, तो इस सारे मामला को हमें देखना होगा कि जब तक एक कंड्यूसिव और साजगार फिजा नहीं बन जाती तब तक आप एक सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं कर
सकते। देखिए, बेचने का मकसद नहीं होता, बेच तो आप औने पौने किसी भी दाम सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मकसद ये होता है कि सही बिडर को, जो खरीदने के बाद भी इसे अच्छे तरीके से चला सके और पैसे भी टाइम पर दे दे और उसके अंदर कोई वैल्यू एड करे इकोनॉमी के अंदर, वो मकसद होता है, और पूरे पैसे दे के खरीदे। तो तमाम जब तक सारे टिक इन दी बॉक्स नहीं होंगे, इतने बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट को बेचना गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो नवाज साहब, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो 40% शेयर्स की सूरत में मौजूद थी, चूंकि सिर्फ 60% शेयर्स को बेचा जा रहा था, और यही बिडर्स का असल एतराज़ भी था जो 5 बिडर्स बैक ऑफ हुए हैं। आरिफ हबीब साहब ने इसी प्रोग्राम में ख्वाहिश का इज़हार किया था कि अगर 70, 75 या 80% शेयर्स को बेचा जाता है तो फिर हम दिलचस्पी रखते हैं, अदरवाइज़ हम बैक ऑफ हो जाएंगे। तो आखिर में हुआ भी वही कि 1-2 नहीं बल्कि 5 के 5 बिडर्स बैक ऑफ हो गए। तो गवर्नमेंट क्यों अपनी इंटरफेरेंस इसमें बहाल रखना चाहती है? जब आप एक चीज़ प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो उसके मैक्सिमम शेयर्स को आप प्राइवेटाइज़ कर दें ताकि फिर आपकी कोई इंटरफेरेंस ना रह जाए और वो कंपनी अपनी मर्जी के मुताबिक रन करें। अच्छा, मुझे इसमें ये लगता है कि हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है, वो बहुत ही ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ माइंडसेट है। मिसाल दूं मैं आपकी इसकी, कि हमारी अक्सर बात होती है कि हम लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस को तो जो है हम प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन हम प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेस को जो है वो प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। दुनिया भर में जो ये जो जैसे आपने जिक्र किया आरिफ हबीब साहब का या पाकिस्तानी ग्रुप्स का, ये बड़ा माइंडसेट जो है ना प्राइवेट इन्वेस्टर का चेंज हो गया है। प्राइवेट इन्वेस्टर जो है ना, वो आधा तीतर आधा पटेर किस्म की सूरत हाल में काम नहीं करना चाहते कि एक तरफ तो प्राइवेट अपने इदारे को प्राइवेट सेक्टर के तौर पर भी चलाना चाहे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के नॉमिनीज जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के आपके डिसीजंस को वीटो कर रहे हों, वहाँ पे आपके लिए मसले मसाइल खड़े कर रहे हों। तो ऐसा नहीं होता। या तो स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस होती हैं, और जहाँ पे सिग्निफिकेंट जो माइनॉरिटी के अंदर, सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी में या स्मॉलर मेजॉरिटी के अंदर जो इन्वेस्टर आते भी हैं, तो वो बहुत ही प्रोफेशनल इदारों में आते हैं कि जहाँ पे बेसिकली उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, ऑपरेशनल हैं, और जहाँ रेडिकल ओवरहॉल की, रेडिकल चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती। अब पीआई जैसे इदारे हैं जिसमें आपको फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग्स करनी होंगी, चाहे लोग हैं, चाहे ऑपरेशनल हैं, चाहे वहाँ का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, हर चीज़ का। अब मसला ये भी है कि गवर्नमेंट की जो ये प्रोक्योरमेंट्स है पीआईए की, वो बहुत सारे इदारों के अंदर जो है ना, वो स्प्रेड आउट है। मतलब बहुत सारे इदारे पीआईए के अंदर जो ना स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उसके अंदर वो इन्वॉल्वमेंट है। और मसला ये भी होता है कि रेजिस्टेंस, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी रेजिस्टेंस होती है कि अगर जो है ये पूरी इदारे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो जाहिर है कि सारे जो शॉर्ट्स होंगे, सारा प्रोसेस होगा प्रोक्योरमेंट का, परचेजिंग का, वो सारा जो है वो नया इन्वेस्टर करेगा। और नया इन्वेस्टर चाहता है कि वो किसी भी किस्म की चीज़ को जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में ना छोड़े। तो मेरा ख्याल है कि ये एक रेडिकल माइंडसेट में का चेंज है। गवर्नमेंट अभी तक जो प्राइवेटाइजेशन की, मेरे ख्याल जो ओल्ड स्कूल मॉडल पे चल रही है, इस पे काम नहीं चलेगा। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है और आज के ज़माने के लिहाज से करनी है, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 20% में नहीं, आपने 100% प्राइवेटाइजेशन करनी होगी। आप यकीनन जो बिडर्स हैं, जो बायर्स हैं, उससे परफॉर्मेंस गारंटीज ले लें, आप परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स ले लें, चाहे वो लाइबिलिटीज़ के लिए हों, चाहे वो लोगों के हवाले से हों, चाहे वो नए इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी हैं, और आप उसके जो है पेनल्टीज़ का और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म रखें। लेकिन ये सोचना कि एक तरफ आप प्राइवेटाइज भी कर देंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर भी करती रहेगी, तो ये मामला नहीं चल सकता। तो अब नवाज साहब, एक जो गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को वैल्यू कर रही है, जिस तरह पीआईए की बुक वैल्यू थी उसके मुताबिक उन्होंने एक रेफरेंस प्राइस लिखा, लेकिन जो बिडर की तरफ से जो बिड सामने आई उसमें उन्होंने फिर उसके खसारों को भी मद्देनज़र रखा कि 10 अरब की बिड लगा के उन्होंने उसको टेक्निकली 110 अरब या 210 अरब करने की कोशिश की कि 100-200 अरब का खसारा भी तो हम अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। तो ये पहले से बैठकर होमवर्क को अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। रेफरेंस प्राइस हुकूमत ने अनाउंस की, अगर बिफोर टाइम रिजर्व प्राइस अनाउंस कर देते तो शायद बहुत क्लैरिटी आ जाती पहले से, और बिडर को भी पता होता कि हमें कितनी सीरियस बिड लगानी है। तो ये होमवर्क की भी थोड़ी सी पहले से कमी नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन गैप भी हुकूमत और बिडर्स के दरमियान एक नज़र आ रहा है। देखें, होमवर्क और कम्युनिकेशन गैप आर टू सेपरेट थिंग्स। मैं ये तो नहीं कहूँगा होमवर्क की कमी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उमूमी तौर पर इस किस्म के प्रोसेस में गवर्नमेंट अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट करती है, जो गवर्नमेंट को उसकी पूरी वैल्यूएशन की रिपोर्ट्स बना के देता है, और वो वैल्यूएशन उमूमी तौर पर इंटरनेशनल या पाकिस्तान की बड़ी फर्म्स करके देती हैं। यहाँ तक कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, कम्युनिकेशन के ताल्लुक है, यस मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि बाज़ मुल्कों में होता है कि गवर्नमेंट बिड्स जो है सील्ड बिड्स पहले से रिसीव कर लेती है। पाकिस्तान में भी गालिबन पहले हुआ करता था, और उसके बाद जो टॉप 3 बिडर्स होते हैं, अगर वो उस बिडिंग क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो फिर ही उन्हें जो है वो बिडिंग का मौका दिया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जो है, इसको मजीद इस बात को इंश्योर किया जाए कि अपना और बिडर्स का वक्त ज़ाया करने की बजाय, देखें बिडर्स ने तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है,
वो बैंक लाइबिलिटीज हों, लॉसेस तो कोई चीज़ नहीं होती, बेसिकली इक्विटी की बेसिस पर होता है। लॉसेस को ज़ाहिर उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन असल चीज़ ये कि उनकी इक्विटी कितनी है, उनके नेट लोन्स कितने हैं, और ज़ाहिर फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है जिसकी बुनियाद पे जो है वो करते हैं। लेकिन आपने ये भी देखना होगा कि फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो होती हैं उसकी भी टेक्निकलिटी एक ये है कि हमेशा बिजनेस को एज इज वेयर इज या बिजनेस एज यूजुअल बेसिस पे वैल्यू किया जाता है, क्योंकि अगर जो पैसे फ्यूचर में आने हैं वो इन्वेस्टर ने खुद इन्वेस्ट करके अपने ही पैसों से लगाने हैं, तो इन्वेस्टर कहेगा कि भाई ये तो मेरे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम पैसे बना रहे हैं, ये पैसा इदारा तो इस वक्त तो मुस्तकिल बुनियादों पर लॉस कर रहा है। और ये सच्चाई भी यही है कि अगर पीआईए आज की तारीख में देखा जाए तो बेतहाशा जो लॉस कर रहा है, चाहे कोई भी इन्वेस्टर आ जाए, कोई भी बिडर आ जाए, वो कितनी ही रिस्ट्रक्चरिंग कर ले, वो 1 या 2 दिन के अंदर, हत्ता 1 या 2 साल के अंदर भी पीआईए के लॉसेस से नहीं निकाल सकेगा। जो पैसा पीआईए के अंदर डाला भी जाएगा, उस पैसे के लिए आपको पहले उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, बैंक की लायबिलिटी सेटल करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, आपको उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करने के लिए, नए जहाज खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना आएगा, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को रखना चाहिए और रखा भी होगा उन्होंने। लेकिन विदाउट, चूंकि पीआईए को हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग के बेच रहे हैं, तो पीआईए के लिए एक ऑप्टिमम प्राइस देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, अनलेस गवर्नमेंट का अपना बिजनेस केस बहुत ही मजबूत हो। ठीक है, अब आखिर में नोमान साहब ये भी बताएगा कि आईएमएफ इस पूरी सिचुएशन को कितना कीनली ऑब्जर्व कर रहा होगा, चूंकि प्राइवेटाइजेशन तो वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो, ताकि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का जो इस वक्त एक बोझ है पाकिस्तान की इकॉनमी पर वो ख़त्म हो। लेकिन जो प्रेसिडेंट हमने अभी मिस हैंडलिंग के ज़रिए सेट कर दिया है, तो वहाँ से कोई डिमांड या कोई प्रेशर इस सिलसिले में आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर भी, जिस तरह दीगर सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई वो शर्त आयद करते जा रहे हैं। देखें, ये बात तो फैक्ट है कि आईएमएफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंतहाई माइक्रो मैनेज कर रहा है। अगर आप पिछले 10-15 सालों में देखें, इससे पहले चले जाएं, और हम तो चूँकि मुस्तकिल आईएमएफ में होते हैं, तो आप आराम से 10-15 साल पहले की हिस्ट्री भी दे सकते हैं, उस वक्त आईएमएफ का क्या बिहेवियर था और आज क्या बिहेवियर है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये है कि आईएमएफ एक मोटी मोटी शराइत रखता था, और गवर्नमेंट को लगता था, जो जिस भी ज़माने की, आज की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो हमारी साबका गवर्नमेंट्स रही है, कि हम आईएमएफ को बेवकूफ़ बना लेंगे, और हम उनको मिस रिपोर्टिंग भी करते थे, और हम उनको जो है बेसिकली उनकी शराइत पे अमल भी नहीं करते थे, और आईएमएफ को बाद में जाके पता चलता था। लेकिन अब वो जो है ना, आईएमएफ भी स्मार्ट हो गया है। ज़ाहिर है आईएमएफ के 25 से प्रोग्राम में, तो किसी बंदे को भी अगर आपने 25 बार उधार दिया और 25 बार उसने रिस्ट्रक्चरिंग कराई हो और पैसे वापस ना किए हो, तो आप में जो है ना बंदे को काफ़ी, और आपको उधार देना भी पड़े, तो बंदे को काफ़ी अकल आ जाती है कि अब इसकी उधार लेने वाले से कैसे डील करना है। तो आईएमएफ को चूँकि 25वां प्रोग्राम है, तो आईएमएफ भी स्मार्ट हो गया है। आईएमएफ को पता है कि हमने जब तक माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे और जब तक हम इन पर टाइट लिड नहीं रखेंगे, तो दोबारा ये सब्सिडीज देना शुरू कर देंगे, दोबारा ये फजूल खर्चियाँ शुरू कर देंगे। तो जाहिर है कि आईएमएफ ने तमाम चीज़ों को बहुत कड़ी शर्त रखी हुई है। प्राइवेटाइजेशन पे भी आईएमएफ का जोर है कि आपने इसको ASAP करें, क्योंकि जाहिर है कि आईएमएफ का जो मेन कंसर्न है वो फिस्कल डेफिसिट है, यानी आपका जो बजट का खसारा है, और वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके प्राइवेटाइजेशन की जो आपके SOEs हैं उसकी लॉस मेकिंग खत्म नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ बहुत क्लोजली इस प्रोसेस को देख रहा होगा, और आईएमएफ भी, वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी आपको इस हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के हवाले से, अगर मैं सही, इफ आई रिकॉल प्रॉपर्ली, तो पहले लोन्स दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आलमी मालियाती इदारे बड़ा क्लोजली जो है वो इस पूरे प्रोसेस को देख रहे होंगे, गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर रहे होंगे, और इसलिए बेहतर यही है कि कम से कम 1 या 2 कलीदी इदारे गवर्नमेंट को चाहिए कि अगले चंद महीनों के अंदर उसकी प्राइवेटाइजेशन को सक्सेसफुली और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वे में कंप्लीट करें। और उसके लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, कि गवर्नमेंट ने एक जो रेडिकल शिफ्ट अपनी थिंकिंग में लाना होगा, कि हम सिर्फ लॉस मेकिंग इदारों को प्राइवेटाइज करने के बजाय जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग इदारे हैं उनको भी प्राइवेटाइज करना होगा। दुनिया भर में हमेशा ऐसा ही होता है। जब सऊदी गवर्नमेंट ने अपना प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले अरामको की लिस्टिंग उन्होंने कराई थी, और उसके बाद बाकी इदारों पे आए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नोमान अब्दुल मजीद साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बिजली की कीमत बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों को देखते हुए तय की जाती है। पहली चीज़ फ्यूल की कीमत है, क्योंकि मुल्क में बिजली बनाने के लिए बैरून मुल्क से फर्नेस ऑयल, डीजल, कोयला या दीगर महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार करना पड़ता है। दूसरा, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव है। ऐसी सूरत हाल में एनर्जी के मुतबादिल ज़राए आवाम को रिलीफ देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी, गर्दिशी कर्ज, पावर सेक्टर में इस्लाहात का ना होना,
ये वो सब अवामिल हैं जिसकी वजह से मुल्की सार्फिन को महंगी तरीन बिजली खरीदना पड़ रही है। हुकूमत ने सार्फिन को रिलीफ देने के लिए मुल्क भर में घरों में लगे पुराने और गैर मयारी पंखों में तब्दीली के लिए एक स्कीम तैयार कर ली है, जिससे न सिर्फ सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा बल्कि पावर सेक्टर पर बढ़ता बोझ भी कम होगा और बिजली की बचत भी की जा सकेगी, जिसको दूसरी जगह इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकेगा। स्कीम के तहत कंपनी खुद घर आकर सारिफ की मर्जी का पंखा लगाएगी और पैसे 1 साल के अंदर बिजली के बिल में वसूल किए जाएंगे। बिजली बचाओ मुहिम के तहत एनर्जी सेवर्स के बाद अब मुल्क में पंखों की तब्दीली की स्कीम तैयार की गई है। ये स्कीम नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तैयार की है, जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्क गारंटी पर बैंक्स ने फाइनेंसिंग पर आमादगी जाहिर कर दी है। तवानाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी ने पंखों की तब्दीली का जामे प्लान वजारत ख़जाना के साथ भी शेयर कर दिया है। 22 मई 2024 को वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर तवानाई, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, पावर डिवीजन और उनके हुक्काम, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने शिरकत की थी। इस इजलास में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑन बिल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के जरिए फ़ैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का फाइनेंसिंग मॉडल पेश किया था। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया है कि काइबोर +2 पर कर्ज देने वाले बैंक्स को एतमाद में लेना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी और हुकूमत पाकिस्तान 10% फर्स्ट लॉस रिस्क गारंटी फराहम करेगी। पावर डिवीजन डिस्कोज के इलेक्ट्रिक और पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी PITC के जरिए ऑन बिल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। इस स्कीम के तहत 10 साल के अरसे में मुल्क में पंखों के नाकारा स्टॉक को तब्दील करके 6000 से 7000 मेगावाट की बचत की जा सकती है। पावर डिवीजन के मुताबिक बैंक्स पंखों की तब्दीली के लिए 1500 अरब रुपए का कर्ज देंगे। पुराने पंखों को तब्दील करके सार्फिन को मयारी और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे दिए जाएंगे। बैंकों को रकम की वापसी बिजली के बिल्स में माहाना किस्त की सूरत में की जाएगी। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी एक वेब पोर्टल बनाएगी, जिस पर तमाम बैंक्स तमाम कंपनीज के पंखों की कीमत दर्ज करेंगे। सार्फिन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कंफर्मेशन की सूरत में पंखे बनाने वाली कंपनीज खुद घर आकर सारिफ का पंखा तब्दील कर देंगी, लेकिन ये सहूलत डिफ़ॉल्टर्स के लिए नहीं होगी। स्कीम के तहत पहले मरहले में 8 करोड़ 80 लाख पुराने पंखे तब्दील होंगे। मुल्क में इस वक्त 14 करोड़ 70 लाख गैर मयारी पंखे लगे हुए हैं, जो पीक सीज़न में 7000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि सार्फिन को नए पंखों की कर्ज की इतनी किस्त नहीं देना पड़ेगी जितने पुराने पंखों से माह आ जाता है। तो अब इस स्कीम से, इस ऑफ़र से किस तरह से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है और ये 6 से 7 हज़ार जो मेगावाट है इसकी बचत होगी, तो ये कितनी ज़बरदस्त स्कीम है हुकूमत की तरफ से, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब आरिफ साहब, ये सुनने में बज़ाहिर बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, बड़ी मिनिस्ट्रीज़ भी इसमें जो रेलेवेंट हैं वो इन्वॉल्व हैं, और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपका एफिशिएंट फ़ैन भी आ जाएगा, आपकी बिजली की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, बिल भी आपका उससे कम हो जाएगा, और फिर जो कीमत है आपको इस पंखे की वो आपको बिल में ही एडजस्ट कर दी जाएगी और 1 साल के अंदर आपको वो अदा करनी है। तो हुकूमत बड़ी सीरियस इस वक्त नज़र आ रही है कंजम्पशन को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और लोगों पर से बिजली का बोझ कम करने के लिए। जी सलामकुम। ये हुकूमत सीरियस नज़र आ रही है या बहुत ही सीरियस इस चीज़ में नज़र आ रही है कि जितनी ख़राब पॉलिसी ये बना सकते हैं बनाएं और जितनी गलत टाइमिंग हो सकती है करें। इस वक्त मौसम देखें, हम मिड नवंबर में बैठे हुए हैं, सर्दी अभी शुरू हुई है और अगले 6 महीने में एटलीस्ट पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंसिंग साइड पे डे टू डे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, लोन लेने पड़ रहे हैं, इकनॉमी की कंडीशन बहुत ख़राब है। वो लोग जो देखिए हुकूमत को प्रायोरिटी वाइज, मैं कितनी चीज़ें आपको गिनाऊं, प्रायोरिटी वाइज वो लोग या वो बच्चे जो स्कूल ही नहीं जा पा रहे, उसके लिए कोई ऐसी इमरजेंसी में पॉलिसी नहीं है। पंखों के लिए क्यों इस वक्त 6 महीने पहले ही ज़रूरत से इमरजेंसी आ गई है कि जैसे बाकी सारा सिस्टम, पूरी इकानमी, हर लोग बड़ा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, तो सिर्फ ये एक मसला रह गया था जो एड्रेस करना है। अब देखिए इस पॉलिसी के अंदर मुझे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। अच्छा, बात यह है कि अगर आपने ये पंखे किसी एक कंपनी से अपने फाइनेंसिंग बैंकों से करवा भी लेनी है तो आपने लोन लेना है और वो प्री मैच्योरली आप अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप मुल्क के साथ या एनर्जी एफिशिएंसी के साथ सिंसियर हैं तो आज तक हुकूमत ने ये जो जनरेटर्स लगे होते हैं कभी उसमें नहीं किया। आज तक हुकूमत ने ये नहीं सोचा
कि लोगों के हर घर में एक बिजली की इतनी लोड शेडिंग होती है कि हर घर में एक यूपीएस लोगों को लगाना पड़ा है। और वो यूपीएस की अगर टोटल वैल्यू ही आप कैलकुलेट करें तो 15 से 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में यूपीएस लगे हुए हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें ना हो, बैटरियां लगी हुई हैं। फिर अगर वो उसके साथ साथ लोगों ने, आपने देखा होगा कि जी जनरेटर लगाए हैं, गैस के जनरेटर लगाए हैं जो इंतहाई इनएफिशिएंट है, 10-12% एफिशिएंसी पे काम करते हैं। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हुकूमत ने पॉलिसी नहीं दी। फिर तीसरी चीज़ ये लगी है कि आपने देखा कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, और गैस की लोड शेडिंग एक तरफ लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ आपके पास जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा गैस है कि रोज़ कहा जाता है कि सिस्टम को थ्रेट है, फट जाएगा हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है। तीसरी तरफ आप अपस्ट्रीम के जो गैस के वेल हैं उनको आप बंद करवा देते हैं कि नहीं जी हमारे पास गैस की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ आपके पास मिलियंस की एप्लीकेशन पड़ी है, मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर न्यू डोमेस्टिक गैस कनेक्शंस, वो आप दे नहीं रहे, उस पर बैन लगाया हुआ है। तो समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ में गवर्नमेंट सीरियस है और क्या जानबूझ के अगर खराबी पैदा करने में सीरियस है तो इनको मुबारकबाद। अभी एक विंटर पैकेज का भी ऐलान किया गया जिसमें इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर यानी कंजम्पशन बढ़ाने पर रिलीफ दिया जा रहा है कीमत पर, और अगर ये इन पंखों की सूरत में एफिशिएंट यूज़ की तरफ लोग चले जाते हैं तो इससे तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब ये एक दरमियान में ये कहीं तजाद है या फिर ये देखें कंसेप्चुअली हर गैजेट एफिशिएंट होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। अब दूसरी तरफ ये है कि पंखे अगर आज ले भी लेते हैं तो अगले 3 महीनों में वो आपने रिलीफ दिया है, उस रिलीफ का कोई फायदा नहीं है, वो वैसे भी पंखे पता नहीं मतलब इस्तेमाल ही नहीं होने। दूसरी चीज ये आपने ठीक कहा कि उस पॉलिसी में और इस पॉलिसी में आपस में तजाद है। एक तरफ आप कहते हैं लोगों को इंसेंटिव देना चाह रहे हैं कि जी आप ज्यादा कंजम्पशन करें, दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली आप कहते हैं कि ये उधार लेके पंखे लें, और वो उधार आफ्टर ऑल उन्हीं लोगों ने पैसे देने हैं जिनके घर में पंखा लगेगा, उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, बच्चे को स्कूल भेजने के पैसे नहीं है, बेरोजगारी। ये चूंकि बहुत पहले अर्ली इन्होंने अनाउंस कर दी तो हम इन पर तनकीद ये कर रहे हैं कि टाइमली आपने अनाउंस नहीं की, वक्त से पहले अनाउंस कर दिया, अभी गर्मी में कुछ टाइम है। विंटर पैकेज जब इन्होंने बिल्कुल सर्दी आने पर अनाउंस किया तो उसमें भी बिजनेस कम्युनिटी एतराज़ कर रही है कि आप पहले अनाउंस करते और आपने इतना लेट क्यों अनाउंस किया, अब हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये क्या हम और आप और पूरा हमारा माशरा एक गैर ज़रूरी तनकीद हुकूमत पर कर रहा है या फिर ये जेन्युइन तनकीद है कि पॉलिसीज़ और प्लानिंग की कमी नज़र आ रही है? नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये आपको बताता हूँ। देखिए बात ये है कि ये तनकीद बड़ी बिल्कुल जेन्युइन है दोनों सेगमेंट्स की। इंडस्ट्री कह रही है कि आपने सर्दियों में आके ये पॉलिसी अनाउंस की है, जब सर्दियों में ऑटोमेटिकली इतनी कंजम्पशन होती नहीं है। अगर एक बंदे को ज़रूरत नहीं है बिजली कंज्यूम करने की या एसी घर में चलाने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर ऐसा है, तो वो कैसे आप मतलब कैसे वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसी तरीके से अगर आप गर्मियों में ये करते तो ये डेफिनेटली वो पॉलिसी के जी आपकी इनकी मेंटल यूनिट पे आपको बेनिफिट मिल सकता था। अभी ये अनाउंस किया आपने विंटर में आके, और आपने ये याद होगा कि मैंने ही इसी चैनल पे आके ये अर्ज किया था कि ये पॉलिसी 3 महीने नहीं बल्कि 3 साल और हमेशा के लिए इसको रखें अगर आपने इकॉनमी को रिवाइव करना है तो। ठीक है, और उसकी वजह बिल्कुल, और ये पंखों वाली बात जो है ये तो इतना एक पैटी इशू है जिसको पकड़ा गया है। आपने सिर्फ मुल्क अगर कंट्री रेगुलेटर सिर्फ इतना कर लें कि पाकिस्तान में पंखों के जितने मैन्युफैक्चरर हैं वो एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन के पंखे बनाएंगे, उस स्पेसिफिकेशन से इनएफिशिएंट कोई चीज़ नहीं बनेगी, तो ऑटोमेटिकली पूरे मुल्क के अंदर एफिशिएंट पंखे लोग लेने शुरू कर देंगे। आपको स्टेट की गारंटी दे के बैंकों से लोन लेके, जहाँ पे इकॉनमी आपकी ऑलरेडी क्रिपल्ड है, मुझे नहीं इसका सेंस कोई समझ नहीं आ रही, एक्सेप्ट ओनली वन थिंग कि इट इज सॉर्ट ऑफ ए ग्रे सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।